वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की कहानी को शुरू करने से पहले कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये सीरीज आप लोगों को चैनसो मैन जैसी लग सकती है, पर यह उससे बिल्कुल अलग है। साथ ही साथ इस एनिमे में आप लोगों को वो मजा आएगा जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचिए, अगर एक दिन आप लोगों को पता चले कि नॉर्मल सी ब्लैक कैट असल में दुनिया के सबसे खतरनाक डीमन में से एक है और उसे बचाते बचाते उसकी सारी ताकत आप लोगों के अंदर आ जाए तो क्या होगा। तो यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे सब लोग आम इंसान समझते थे, लेकिन एक घटना उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बीस्ट से बात कर सकता था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि एक दिन एक मिस्टीरियस ब्लैक कैट उसकी किस्मत बदल देगी और वह ह्यूमन व डीमंस की जंग का सबसे अहम योद्धा बन जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं ब्लैक टॉर्च की कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत में पास्ट का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर कोई उससे कह रहा था क्या हुआ जीरो, फिर से झगड़ा हो गया क्या। इस पे जीरो बताना शुरू करता है, असल में वह लड़के फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मैं कोई अजीब सा बीस्ट की भाषा समझने वाला लड़का हूँ। साथ ही वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनसे काफी ज्यादा अलग हूँ। ये बात सुनकर उसकी पालतू डॉग बताना शुरू करती है, अरे प्यारे, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन तुम जानते हो जीरो, अलग होना असल में बहुत अच्छी बात है। और इस डॉगी का नाम है नाची। साथ ही वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट है जो सिर्फ तुम्हारे लिए खास है। पर उसकी एक भी बात जीरो को समझ में नहीं आई। जो सब जानने के बाद नाची का कहना है, एक दिन तुम सब कुछ समझ जाओगे, इसका मैं वादा करती हूँ। एपिसोड 1 द फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। इसके बाद यहाँ से कट होकर एक ब्रिज के नीचे की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक मुस्टंडा हमारे हीरो से कह रहा था, अरे तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। हमारे सेनपाई डीमन लीग के हेड है और इस जगह के चप्पे चप्पे पर हमारा कब्जा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बड़े आराम से कहना शुरू करता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक बड़े कमीने के छिपे हुए छोटे कमीने हो, साथ ही निकम्मे भी। अब ये सुनकर उस मुस्टंडे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। इसी वजह से वो काफी गुस्से के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जीरो उस जगह से उड़नचू होने के साथ पीछे से उस पर लात मार चुका, जिसकी वजह से वो सीधे उस लेक में जा गिरा। लेकिन जीरो उसको समझाता है, इसे उस्सी सैमी कहते हैं, समझे बेवकूफ, और बहुत हो गया तुम्हारा, इसी वजह से शांत हो जाओ। उसकी ऐसी स्ट्रेंथ को जानने के बाद उसके बाकी के साथी कह रहे थे, अरे ये अजीब सा आदमी कौन है, पर मुझे लगता है कि ये निंजा जैसा लग रहा है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बोल पड़ा, अबे अब क्या दिक्कत है, अगर तुम दोनों को इतना ही मन है तो तुम दोनों भी चख सकते हो, बेकार के दिखावटी गुंडे। इसी के साथ वो लोग आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन हमें यह फाइट नहीं दिखाई जाती। इसी वजह से हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों के तीनों दुम दबाकर वहाँ से भाग चुके थे। पर मैं हमारे हीरो की कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। हमारे एमसी का नाम है जीरो अजुमा, जो आम हाई स्कूल का स्टूडेंट लगता है, लेकिन असल में वह एक पुराने निंजा फैमिली से है। बचपन से ही उसके दादाजी ने उसे निंजा की ट्रेनिंग दी थी। तभी दूसरी तरफ हम एक कैट और क्रो को देख पाते हैं, और इन्हीं के खातिर जीरो ने उन लोगों से पंगा लिया था, जबकि वो कैट उससे कह रहा था, शुक्र है तुमने हमें बचा लिया और हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं जीरो। हाल फिलहाल में हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, कम से कम अब वह हमें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है जीरो, अब वह तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे। ये बात सुनकर जीरो कहता है कि अरे चिंता मत करो, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो करो उसके टंटोले पर आते के साथ कहता है, तुम्हारी वो नजर ही ऐसी है, तुम बस लोगों को बुरा महसूस करा देती हो जीरो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीरो उसको अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है, चुप रहो और याकीतारू बनना है क्या, वैसे ठीक है, बाद में मिलते हैं, और अपनी नाक कचरे से दूर रखना, ठीक है। जिस पर वो दोनों एग्री थे। तभी यहाँ सीन कट होकर उसके घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर उसके दादाजी उस पर चिल्लाते हुए कह रहे थे, धत्तेरे के तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार है जीरो, तुम फिर से किसी झगड़े में पड़ गए है ना। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मैंने तुम्हें सिनोबे की आर्ट इसलिए नहीं सिखाई थी कि तुम्हें किसी आवारा गुंडे की तरह हरकत करो। इस बात पर जीरो उन पर चिल्लाते हुए कह रहा था, चुप हो जाओ, और वैसे भी सिनोबी का क्या ही फायदा, और तुम तो बस एक डायनासोर हो। अब उसकी जबान को फिसलता देखकर उसके दादाजी तुरंत उस पर कुनाई नाइफ से अटैक करते हुए कह रहे थे, ठीक है जीरो, ये अजुमा फैमिली की विरासत है, हमारी सम्मानित शिनोबी का ताना, और यह ईदो काल की बात है जब तुम्हारे पूर्वजों को शोगुन से यह प्राचीन और सम्मानजनक तलवार मिली थी। इसी वजह से अब अपनी जड़ों का सम्मान करो और एक सच्चे अजुमा की तरह व्यवहार करो, समझे सान फ्रामोस बेवकूफ। ये बात सुनकर जीरो उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, हाँ जरूर, पक्का यह कोई नुकसान ना पहुंचाने वाला कैफे है। जो सब जानने के बाद दादाजी का दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। साथ ही वो उसको बताते हैं, ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि यह नकली है, तो देखो यह तुम्हारी स्किन को कितनी बेरहमी से काटती है। जिसके बाद बिना सरफ साबुन के जीरो की धुलाई होना शुरू हो जाती है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी बुरी तरह से तोड़ फोड़ हो चुकी थी, और उस चीज को ठीक करते हुए जीरो कह रहा था, अरे बाप रे, वो बूढ़ा सच में सठिया गया है। जब वो वहाँ पर मरम्मत का काम कर ही रहा था, उसी वक्त वहाँ पर दादाजी आते के साथ उससे कहते हैं, आज रात टाउन एसोसिएशन की मीटिंग है, इसी वजह से मैं देर से घर आऊंगा और
हाँ, घर का ताला लगाना मत भूल जाना। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो का कहना है, जो भौजा बुड्ढे हैं, ताला लगाना मत भूल जाना, बकवास है ये सब, क्या समझता है वो मुझे, प्राइमरी स्कूल का बच्चा। जब वो ऐसा कह रहा था तभी वहाँ पर वो क्रो परेशानी हालत में आ जाता है। अब उस क्रो को देखने के बाद जीरो कहता है कि अब ये कौन है, अरे मुझे तुम याद हो। पर वो क्रो घबराते हुए उसको बताता है कि जंगल में एक कैट मुसीबत में है। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर जंगल की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो क्रो जीरो को कैट वाली लोकेशन की तरफ ले जाने लगता है। इसके कुछ देर बाद वो लोग ब्लैक कैट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर देखने से ऐसा लगता है कि ये तो मरने की हालत में है। पर जीरो उस ब्लैक कैट को देखते हुए कह रहा था, अरे बाप रे ये क्या हो गया, वैसे क्या तुम उसे जानते हो। उसकी इस बात पर क्रो बताता कि नहीं, उसे मैंने कभी नहीं देखा, पर मुझे लगता है कि वह शायद अभी भी जिंदा है। उसकी ऐसी बातों को सुन लेने के बाद जीरो अपने मन में कहा कि उस छोटे से बच्चे को सच में चोट लगी है, पर मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। जिसके बाद वो उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी कोशिश करने की वजह से वो ब्लैक कैट अपने मन में कहने लगी, इसकी हिम्मत हुई मुझे बुलाने की, मेरा नाम रांगो, और तबाही के काले तारे सूरज को निकलने वाले, अपनी नींद से जागो और हमें अपनी ताकत दो और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे पछतावा होगा कि तुमने मेरी नींद में दखल डाली, पर मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानता, समझे। फिर हमें दूसरी आवाज सुनाई देने लगी, समझ गया, सच में अफसोस की बात है, तो फिर यही वो जगह है जहाँ तुम्हारा अंत होगा। इसी के साथ यहाँ से कट होकर जीरो के घर की तरफ आ गया था और इसके कुछ देर बाद उस ब्लैक कैट को होश आ जाता है। पर वो अपने सामने इस नई नवेली जगह को देखने के बाद हैरान हो चुका था। उसी वक्त वहाँ पर जीरो उसके लिए खाने के लिए कुछ लाने के साथ कहता है कि अरे तुम्हारी आँख खुल गई और जरूर तुम्हें प्यास और भूख भी लगी होगी। वैसे तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में बच पाओगे, पर तुम तो बड़े मजबूत निकले। वैसे मैं जीरो हूँ और तुम। पर वो ब्लैक कैट उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। इसी वजह से जीरो कहने लगा, अरे यार, आवारा जानवरों के भी नाम होते हैं। ये बात सुनकर ब्लैक कैट कहती कि मेरा पाला एक बेवकूफ से पड़ा है, अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो क्या तुम समझ पाओगे। उसकी इस बात पर जीरो बताता कि मैं बेवकूफ हूँ, है ना, पर मैं उस रोएदार छोटे से गधे की ऐसी धुलाई करूंगा। अब ये सुनकर वो ब्लैक कैट काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि वो मेरी लैंग्वेज को समझ भी पाएगा। लेकिन वो अचानक से उससे चिपकने लगता है, जो देखेगा जीरो कहने लगा, अरे यार डरो मत, देखो किसी इंसान के साथ ये तुम्हारी पहली बार बातचीत है और मुझे पता है कि ये सब एक साथ समझना मुश्किल है, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसी वजह से अब बाहर आ जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो ब्लैक कैट अपने मन में कह रहा था, मुझे कोई स्पेक्ट्रल एनर्जी नहीं मिल रही है, पर वह इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसको बाहर की तरफ ना आता देखकर जीरो बोला, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, अब मेरे सीक्रेट वेपन का समय आ गया है। ये बात सुनकर ब्लैक कैट अपने मन में कहा कि तुम मुझे यहाँ से कभी भी नहीं हिला पाओगे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो ब्लैक कैट उस चीज को बड़े मजे से खा रही थी और इस नजारे को देखने के बाद जीरो बोल पड़ा, अरे यार ये तो बहुत ही आसान था। खाने के दौरान ब्लैक कैट उसको बताती है कि तुमको पता है कि लोग क्या कहते हैं, किसी मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। ये बात सुनकर जीरो कहता है कि अजीब बात है, ये कैट सोचती है कि वह एक आदमी है। पर कैट शब्द सुनते ही वो बिल्ली आग बबूला हो चुकी थी। पर इसका रीजन जीरो से पूछता है, जिस पर वो बिल्ली बताने लगी, मेरा नाम रागो है, मैं एक इमोर्टल हूँ और एक मोनोनोके। अगर आप लोगों को मोनोनोके का मतलब नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मोनोनोके ऐसे क्रिएचर होते हैं जिनके पास इंसानों से कहीं ज्यादा पावर होती है, पर सभी मोनोनोके बुरे नहीं होते, कुछ इंसानों की मदद भी करते हैं, जबकि कुछ इंसानों पर हमला भी करते हैं। सीधे अल्फाजों में कहे तो मोनोनोके का मतलब होता है रहस्यमय आत्मा। जबकि रांगो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, लोग उन्हें कई नामों से बुलाते हैं, बस तुमको इतना जानना है कि वह मौजूद है। ज्यादातर समय हम इंसान या जानवर का रूप ले लेते हैं और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगती। और हम में से कुछ लोग पहाड़ों या घने जंगलों में अकेले रहते हैं। जो सब जानने के बाद जीरो का कहना है, तुम जैसे मोनोनोके का अंत ऐसे कैसे हुआ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव अपने मन में कहने लगा, तो वह मुझे झांसा नहीं दे रहा है, मुझे लगता है कि सच में उसे कुछ भी नहीं पता। फिर वो उसको बताता कि मुझ पर अटैक हुआ था और एक मोनोनोके ने हमला किया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बोला कि तुम्हारे साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या। इस बात पर राघव कह रहा था, मुझे इसके बारे में ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही गहरी नींद में था और काफी देर तक सो रहा था। अगली बात मुझे जो याद है वो यह है कि मुझे जगा दिया गया और उन कमीनों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, पर मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। जो सब जानने के बाद जीरो बोला कि अब समझ आया, तो फिर वह सब मिलकर तुम्हारे पीछे पड़ गए, लेकिन तुमने उन्हें मना क्यों किया, वह भी तो तुम्हारी तरह ही मोनोनोके हैं, है ना। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए राघव बताता है कि क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो पैरासाइट जो बड़े आदमी होने का दिखावा करते हैं और दूसरों की ताकत के पीछे अपनी कमजोरी छिपाते हैं। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो एक इंसान हो और मेरी कही गई बातों पर तुम यकीन नहीं करोगे। इस बात पर जीरो कह रहा था, सच कहूँ तो मुझे इसमें से कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, पर लगता
लगता है तुम भूल गए मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ, भला मैं किसी मोनोनोके से क्यों घबराऊंगा। जो सुनकर रांगो कहता है कि तुम तो बड़े अजीबोगरीब इंसान हो यार। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी, तो ध्यान से देखना। इसी के साथ यहाँ सिरकट होकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक लड़की किसी से बातें करते हुए कह रही थी, किसी मोरिजिन हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट कर रही है। और चीफ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जिस पर उसको वो बंदा बताता है कि शिबा यहाँ पर है, वैसे क्या तुम्हें कुछ मिला? जिस बात पर एग्री करते हुए वो लड़की बताना शुरू करती है, मैं इस 16 कोऑर्डिनेट्स पर हूँ, जंगल में मुझे ब्लड मिला है, जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि ये राघो का है। साथ ही साथ मुझे एक तरह की स्पेक्ट्रल एनर्जी फील हो रही है और वह यहीं आकर रुक जाती है। हो सकता है कि वह अभी भी यहीं आसपास हो। जो सब जानने के बाद वो बंदा बताता है कि ठीक है, मैं सर्च टीम के साथ फिर से जुड़ता हूँ, पर अभी के लिए पीछे हट जाओ। जिसके बाद उसने वो कॉल कट कर दिया था। यहाँ तक कि वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहने लगी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे अकेले नहीं संभाल सकती। तभी दूसरी तरफ हम एक मोनोनोके को देखते हैं, जो ये खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी यहाँ सिनकट होकर उन्हीं दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर जीरो उसे नहलाते हुए कह रहा होता है, अरे कमाल है, तुम तो पहले से कहीं ज्यादा ठीक हो गए हो, सच में तुम कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं हो। अब ये सुनकर राघो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे पता था, तुमने मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। ये बात सुनकर जीरो कहता है कि खैर आधी बात तो ठीक थी, बाकी बातों तो मैंने बस मरने के कगार पर खड़ी बिल्ली की बकवास समझी। अब ये सुनकर राघो उसको गालियां देना शुरू कर देता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीरो उसको बता रहा था, हाँ मुझे पता है, इससे मुझे सच में नाची के साथ बिताए गए उन दिनों की याद आ जाती है, और वो मेरा पुराना डॉग था, और वह सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा रोएदार और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला डॉग था, जैसा कोई भी इंसान चाह सकता है। वैसे सोचूं तो वह तुम्हारे बिल्कुल अपोजिट था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा बदमाश बच्चे। जबकि जीरो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, उस समय मुझे अक्सर परेशान किया जाता था, मैं घर लौटता तो पूरी बॉडी पर कीचड़, खड़ो, चोट चोट के निशान होते थे, पर नाची मुझे देखते ही कहता कि मैं उसे नहला दूं। वह कहती, तुम मेरे फर को अच्छे से रगड़ कर साफ करो और मैं पक्का करूंगी कि तुम्हारे दिन भर की सारी गंदगी नाली में बह जाए। फिर वह हमेशा कहती, जीरो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि तुम मेरे पास और किसे मौका मिलता है कि उसका मालिक जब चाहे उसे नहलाए, और तुम्हारे पास दूसरों की मदद करने का टैलेंट है। साथ ही पक्का करना है कि तुम उस गिफ्ट को दूसरों के साथ बांटो, यह तुम्हारा अनोखा गिफ्ट है। और वो यही कहती थी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघो भी थोड़ा इमोशनल हो गया था, पर वो उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जीरो उसके मुंह पर पानी गिरना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी यहाँ सिनकट होकर जीरो के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ राघो बोल पड़ा, मुझे माफ करना बच्चे, सच में मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मुझे अब जाना होगा। जो सब कहने के बाद वो सीधे नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। पर जब वो छलांग लगाने के बाद नीचे की तरफ आया तो उसे थोड़ी सी तकलीफ होने लगी थी। इसी चीज को देखते हुए राघो इरिटेट होने के साथ कहता है कि तेरे के मेरे जख्म तो भर गए हैं, लेकिन मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही, पर मुझे इस जगह से दूर जाना होगा। और वो वहाँ से निकल ही रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे से जीरो की आवाज आती है, अरे तुम थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए लग रहे हो। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद राघो के होश उड़ चुके थे। साथ ही वो उससे कहता है, अरे यार तुम यहाँ पर कब आए? जिस सवाल के जवाब देते हुए जीरो बताता है, जरा आवाज कम रखो क्योंकि आधी रात हो रही है। जो सुनकर राघो बताता है कि लेकिन तुम तो गहरी नींद में सो रहे थे। ये बात सुनकर जीरो कहता कि वह मेरा कुआरे में था, वैसे उसे छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस हालात में कहाँ जा रहे हो? इस पे राघो उसे बताने लगा था, मैं कहाँ जाता हूँ इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। उसकी इस बात पर जीरो बताता कि क्या कहा, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है? अरे यार याद रखो, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। दूसरी तरफ राघो का कहना है, मुझे याद नहीं, मैंने तुमसे कोई मदद मांगी थी। वैसे तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम ऐसा करना चाहते थे, इसी वजह से यहाँ मसीहा बनने का नाटक बंद करो। वैसे भी अगर मैं वहाँ पर मर भी जाता तो अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था, ठीक है अब बस करो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या कहानी है, लेकिन कभी भी मरने वरने की बात मत करना। जबकि दूसरी तरफ राघो फार्मिंग करते हुए कह रहा था, तुम्हें पता नहीं है कि कब चुप रहना है और बकवास करते रहो मेरे सामने वाले बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, और मैं एक मोनोनोकी हूँ, इंसानों को खाने वाला इंस्पेक्टर। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आए हैं, इसी वजह से मुझ पर एक एहसान करो और मुझे अकेला छोड़ दो। उसी वक्त वहाँ पर वही इवल मोनोनोकी आते के साथ उससे कहता है, लगता है तुम दोनों काफी ज्यादा मजे कर रहे हो, वैसे क्या मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ? इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब इस बिन बुलाए मेहमान को अपने सामने देखने के बाद जीरो का कहना है, अरे बदतमीज, क्या तुम हमेशा बिना बुलाए लोगों के घर पहुँच जाते हो? देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो मुस्टंडा अपना असली चेहरा दिखाने के बाद उस पर अटैक करते हुए कहता है, आराम से रहो इंसान, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा जाऊंगा। जो देख कर राघो तुरंत जीरो को आगे की तरफ
तरफ ढकेलने के बाद वहाँ से भाग जाता है। अब उसको वहाँ से भागते देखकर वो बंदा भी उस इंसान को छोड़ते हुए तुरंत राघव के पीछे पड़ जाता है। अब इस नजारे को देखने के बाद जीरो की फट के चौसठ हो चुकी थी, पर वो उन पलों को याद करने लगा था जहाँ पर राघव ने उससे कहा था हम दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से हैं, इसलिए मुझ पर एहसान करो और मुझे अकेला छोड़ दो। ये सब याद करने के बाद जीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर जंगल की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो मुस्टंडा उसका पीछा करते हुए कह रहा होता है क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसा कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पकड़ लूं। सामने की तरफ राघव भी बचते बचाते हुए कहता है कि कमीने मुझे पूरी तरह से दूर नहीं जाना है, बस हमारे बीच थोड़ी दूरी चाहिए। दूसरी तरफ उस बंदे का कहना है सच कहूँ तो मैंने सुना था कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन मैंने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। फिर वो काफी तेजी से उसके करीब आते के साथ सीधे उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, पर वो खुद को संभाल लेता है। अब उसको सही सलामत देखने के बाद वो मुस्टंडा उसको बताता है कि तो ये है वो फेमस मोनोनोके राघव ब्लैक स्टार ऑफ डोम। ठीक है, अब और बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कैद करने वाले सील को ब्रेक करने के लिए हमने काफी ज्यादा मेहनत की है और मैं अपने ही साथी को नहीं मारना चाहूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव उसे बताना शुरू करता है क्या कहा साथी, मुझे हंसी मत दिलाओ और तुम बेवकूफों को बस मेरी पावर चाहिए। अगर तुम्हें इतनी ही चाहत है तो वाव और ले लो, लेकिन तभी जब तुम मौत का सामना करने के लिए तैयार हो। जिस सवाल का जवाब देते हुए वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है क्या ऐसा है, पर मरने वाला तो सिर्फ तू ही है। जिसके बाद वो काफी तेजी से एक दूसरे की जान लेने के लिए करीब आने लगे, पर वो करीब आ भी पाते उससे पहले ही जियो आते के साथ अपनी कटाना का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर अटैक कर चुका, जिसकी वजह से उस मुस्टंडे का हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। पर राघव अपने सामने जीरो को देखने के बाद उसको बताने लगा था कि क्या तुम पागल हो और यहाँ पर क्यों आए हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था पागल तो तुम हो गधे, अगर तुम मर गए तो मैंने तुम्हें बेकार में ही बचाया। इस बात पर राघव उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था अरे बेवकूफ, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और ये कोई गली मोहल्ले वाली फाइट नहीं है। वैसे तुझे सच में पता है कि किसी का दिमाग कैसे खराब करना है। ये बात सुनकर जीरो बताता कि किसी की जान बचाना कभी बेवकूफी नहीं होती, समझे, और जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो पूरी शिद्दत से करता हूँ, लेकिन मैं कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करता, समझे। और वैसे भी अगर मैं वहाँ से भाग भी जाता तो तुम्हें पकड़ने के बाद वह मेरे पीछे ही आता। उन दोनों की ऐसी बकवास बातों को सुनने के बाद वो मुस्टंडा अपनी असली फॉर्म में आते के साथ उससे कहना शुरू करता है इंसान तुम जितना देखते हो उससे कहीं ज्यादा होशियार हो, लेकिन तुम कुछ अजीब हो और मेरे उस रूप में तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और स्वॉर्डमैनशिप का वो टैलेंट, वो छिप कर वार करने की आर्ट, क्या तुम सिनोबी खानदान के लड़के हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें खा जाने में खूब मजा आएगा। जो सब कह लेने के बाद उसने काफी फुर्ती से उस पर अटैक कर दिया था, पर जीरो काफी आसानी से उसे डोज कर जाता है। पर वो एकदम से उसके पीछे आते के साथ अपनी कटाना का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी खुद को उससे बचाने में कामयाब रहा और वो उसके आगे कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उस मोनोनोके ने अपनी एक उंगली उसकी आर पार कर देती। साथ ही वो कहना शुरू करता है लगता है कोई अपने फैंसी निंजा मूव दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, पर बस इसे यही छोड़ दो, फिर विरोध करने का मसला यही खत्म हो जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीरो को उस पर अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से वो खुद को संभालते हुए अपनी कटाना का इस्तेमाल करने के साथ उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक को डोज करने के साथ कहने लगा बाल बाल बच्चा, एक सच्चे शिनोबी का बेहतरीन पलटवार, पर मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अंधेरा अभी से छाने लगा। जीरो की इतनी बुरी हालत को देखने के बाद राघव उसकी हालत को देखने के लिए चला गया था। अब उसको अपने सामने देखने के बाद वो बंदा कहने लगा हाँ रांगो, मैं उसे तुम्हें ही दे दूंगा और तुमने पिछली बार खाना कब खाया था, पर मुझे पूरा यकीन है कि पेट भरा होने पर। उसकी ऐसी बकवास बातों को सुनने के बाद राघव उस पर गुस्सा करते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखो और वैसे भी तुम मरे हुए हो। अब ये सुनकर वो इवल मोनोनोके थोड़ा हैरान हो गया था, जबकि दूसरी तरफ राघव अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था मतलबी और बिगड़ैल, तुम्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये सब छोड़ा था, और जब मैंने तुम्हें मामलों से दूर रहने के लिए कहा था तब मेरी बात तुमने अनसुनी कर दी, और अगर तुम मर गए तो ये सब बेकार हो जाएगा बेवकूफ। पर मैं तुम्हें खाकर अपने पुराने रूप में वापस आ सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं उस चिड़चिड़े और बेवकूफ मॉन्स्टर्स के आदेश नहीं मानूंगा। इसके बजाय तुम मुझे खाओगे, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा एहसान है और अब मैं उस एहसान को चुकाने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो जीरो के अंदर खुद को समाते हुए कहने लगा मैं यह जिंदगी लेता हूँ और तुम्हें देता हूँ, इसी वजह से अपनी आंखें खोलो जीरो। वहाँ की इस एनर्जी फ्लक्चुएशन का एहसास उस बंदे को भी हो चुका था। साथ ही साथ उसका चीफ उसको बता रहा होता है लगता है वो
यहाँ पर भी है, पर चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर हम उस जगह की तरफ आते हैं जहाँ पर तो तबाही मच चुकी थी और उस तबाही में वो बंदा खुद को संभालते हुए कह रहा था। कम बकत रांगो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने एक इंसान को अपनी ताकत सौंप दी और एक इंसान के लिए तुमने अपने साथी मोनोनोके का साथ छोड़ दिया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जीरो जिंदा हो गया था, पर वो कह रहा होता है, अरे बाप रे, तुम कितना जोर से बोल रहे हो, वैसे क्या हो रहा है यार, रुको, ये क्या है? तभी उसकी बॉडी के अंदर से राघव की आवाज आती है, ठीक है अब तुम अपना जबड़ा जमीन से उठा सकते हो बच्चे। पर वो उससे और भी ज्यादा बातें करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उस ईवल मोनोनोके ने काफी गुस्से के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर जीरो उसके अटैक से काफी आसानी से डोज कर जाता है, लेकिन वो मोनोनोके उस पर लगातार अटैक करते हुए कह रहा था, तुम दोनों की जिंदगी बस कुछ ही पल की है और तुम दोनों बेवकूफ अब मेरे हो। फाइट के दौरान जीरो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा हल्की हो चुकी है। इसी वजह से वो उससे बार बार सवाल करे जा रहा था। पर रांगो उसको बताता है कि हमें पहले इस बदमाश को जान से मारना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उसको बताता है कि उसे मार डालो, तुम मुझसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए रांगो बताता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जबकि दूसरी तरफ उस मोनोनोके ने उस पर अटैक कर दिया था। सामने की तरफ रांगो उसे बता रहा होता है, बस अपनी मुट्ठी बंद करो और उस कमीने को हेल में भेज दो। जिसके बाद जीरो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मोनोनोके पर जोरदार हमला कर चुका और वो उसकी एक ही अटैक में जान से मारा जाता है। जबकि दूसरी तरफ जीरो खुद को संभालते हुए कह रहा होता है, रांगो मुझसे जल्द से जल्द बताओ कि आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा है। और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़की आते के साथ अपनी सोड उसकी गर्दन पर तानते हुए कहती है, वहीं पर रुको और एक शब्द भी मत बोलना। अब उस बंदे को अपने पीछे देखने के बाद जीरो के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक और बंदा आते के साथ उससे कह रहा था, अरे बाप रे, ये तो काफी बड़ी मुसीबत है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर जो इनविजिबल सोल्जर थे वो एकदम से सामने की तरफ आने लगे थे, पर वो चीफ अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, अरे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है और हम कोई मोनोनोके नहीं है, हम ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज से हैं, बस आम सिविल सर्वेंट और मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बाद में दे दूंगा। पर जैसे कि तुमने शायद अंदाजा लगा ही लिया होगा नौजवान, और हम तुम्हें हिरासत में ले रहे हैं। अब ये सुनने के साथ जीरो पैनिक होते हुए कहने लगा था, क्या तुम मजाक कर रहे हो और तुम अचानक से कहीं से नहीं आ सकते? पर वो बंदी तुरंत उसको बेहोश करने के साथ कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि एक शब्द भी मत बोलना। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद चीफ उसको समझाते हैं कि अरे इचिका शांत रहो, लेकिन इचिका शांत होने को तैयार नहीं थी। ये बस कुछ समय के लिए है और हम नहीं चाहते कि वह उलझन में पड़ी और अग्रेसिव हो जाए। दूसरी तरफ चीफ कह रहे थे, मुझे कहना होगा कि वह हमेशा की तरह एक ड्यूटीफुल एजेंट रही है। पर एकदम से इचिका सवाल करती है कि अब हम आगे क्या करें, जिस बात का जवाब देते हुए चीफ बताना शुरू करते हैं, फिलहाल उसके इलाज और टेस्ट के लिए हमारे एफिलिएट हॉस्पिटल में ले जाओ और हम उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे भी वह काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए और मोनोनोके के लिए भी। तो आपको ये वाली एनीमे कैसी लगी? मेरे को लगता है कि आपको ये वाली एनीमे बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। पर्सनली बताऊं तो मेरे को भी इसका एपिसोड 1 काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसका एपिसोड 2 चाहते हो कि नहीं। अगर इस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैं दूसरी सीरीज ट्राई करूंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।